राधे राधे। बोलिए। राधे राधे। आवाज नहीं आई, बोलो। राधे राधे। दरोगा का साइंस का टेस्ट सीरीज है, 25 क्वेश्चन। बीपीएससी हो या दरोगा हो या कोई भी एग्जाम हो, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय भी हो, तो वह 25 क्वेश्चन साइंस लगभग, किसी में 2 4 5 ज़्यादा कम, 25 को आप मान के चलो। डेली इसका टेस्ट सीरीज प्लस क्या कंटेंट दे रहे हैं, क्या इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको आप नोट बनाते जाइएगा। इस रास्ते से सब गुजर चुके हैं। बीपीएससी दरोगा में रिजल्ट ला चुके हैं, अनुभव है, क्या बताना है नहीं बताना है। पूरा ज़िंदगी कम पड़ जाएगा पढ़ने के लिए। पढ़ना तो महत्वपूर्ण है ही, तैयारी तो कम महत्वपूर्ण है ही, तैयारी करने के लिए क्या पढ़ना है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। देखते हैं, बोलो एक बार राधे राधे। यह आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? कि क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने से उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है। यह आपका क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन में आप लोग जनरली जो है फंस जाते हैं। सही बात है कि नहीं? हम लोग जो देखो, रिजल्ट आपको कैसे आएगा, एक चीज दिमाग में रखो, जो सब जाने वो जानो और जो बहुत कम लोग जाने वो जानो, रिजल्ट आपको आ जाएगा। जो जनरल क्वेश्चन लगे ऑटोमेटिक माइंड में आ जाता है कि यह जनरल क्वेश्चन है, हम भी जान रहे हैं वो भी जान रहा है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लगता है, अंतरात्मा कहता है कि नहीं, एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है। जैसे ये सब क्वेश्चन आपको मिस्टेक हो सकता है। तो किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने से उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है। अब यहां पर देखियो, समझिए बात को। ये है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध प्रतिरोध जैसे में विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा। तब ऐसा एक बात बताइए, विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि। लेकिन विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? तो सदिश राशि। समझ रहे हैं बात को? और विद्युत धारा में जो आवेश का प्रवाह होता है वह कौन आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण ही हमें करंट लगती है। इलेक्ट्रॉन का जो है प्रवाह होती है, इसको माइंड में आप रखेंगे। या किसी वस्तु का जो आवेशन होता है, आवेशन, आवेश में आ जाता है, वह इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। वही इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। इसको आप दिमाग में रखिए। अब यहां पर यह सवाल है कि 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन, बताइए। 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर में। धनावेश और ऋणावेश की खोज कौन किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। धनावेश ऋणावेश की खोज, शब्द का प्रयोग कौन किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। जब साबुन के बुलबुले पर, नोट करते जाइएगा, जब साबुन के बुलबुले पर धनावेश और ऋणावेश दिया जाए तो साबुन का बुलबुले बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सतह पर जाकर जमा हो जाती है। और साबुन के बुलबुले बड़ा जो होती है वह पृष्ठ तनाव के कारण होती है। साबुन के बुलबुले जो सफेद दिखाई पड़ती है परावर्तन के कारण, झाग, और रंगीन दिखाई पड़ती है व्यतिकरण के कारण, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। सोडियम युक्त साबुन स्नान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और पोटेशियम युक्त साबुन साफ करने के लिए, कपड़ा को साफ करने के लिए। ये दोनों में बहुत मिस्टेक होता है। तो कपड़ा पटक पटक के ना खींचते हैं तो पोटेशियम, और सोडियम स से स्नान, तो स से सोडियम। समझ रहे हैं बात को? तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर यह सवाल है
कि एक क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है इसे। प्रतिरोध का संकेत लिखते जाइएगा आर, एक पॉइंट से ही रिलेटेड सारे पॉइंट है, बोलने लगेंगे बकने लगेंगे तो बकता ही रहेंगे। संकेत आर, इसका प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम। ओम। और ये प्रतिरोध नहीं देगा, ये दे देता है। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में, पूछा हुआ है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है एक सेटिंग में। दूसरा सेटिंग में पूछा हुआ है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। अब ए नहीं देकर ए दे देगा कि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी होता है ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर। समझ रहे हैं बात को। तो प्रतिरोध का संकेत आर, प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। इस पॉइंट को देखिए, मिस्टेक ना हो भाई। ये भी रेलवे में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। अब यहाँ जो है देखिए क्या क्वेश्चन आगे जो है देता है क्वेश्चन से। अब आते हैं पॉइंट पर। अब यहाँ जो है ध्यान से समझिए, दो बात को दिमाग में हमेशा रखो कि अर्धचालक, इसको नोट कर लेना, मिस्टेक नहीं होगा। यह ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है तो मिस्टेक आपका नहीं होगा। अर्धचालक और अधातु और धातु, इसको आप माइंड में रखिए। तो अर्धचालक और अधातु को यदि हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर जब देते हैं, तो इसकी प्रतिरोधकता घट जाती है, घट जाती है। और धातु को जब गर्म करते हैं तो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। समझ रहे हैं बात को। या इसी क्वेश्चन को देगा कि यदि किसी तार को गर्म करते हैं, तो तार को गर्म करेंगे या तार की लंबाई जब बढ़ेगी, तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोधकता जो है बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रोकने वाला कोई। प्रतिरोध का मतलब बीच में रुकावट। कैसे आप सड़क पर चल रहे हैं, बीच में दिया हुआ रहता है रोकर, वही हो गया प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। तो यदि तार की लंबाई को यदि बढ़ाया जाए तब प्रतिरोध बढ़ जाएगा, घटेगा तार की लंबाई तो प्रतिरोध घट जाएगा। और अर्धचालक और अधातु को यदि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। और धातु का क्या होता है, तो बढ़ जाता है। धातु का क्या होता है, तो बढ़ जाता है। इसको दिमाग में रखिएगा, बढ़ जाता है। और तार की लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। और यदि अलग अलग धातु का तार है तो अलग अलग प्रतिरोध होगा। अलग अलग धातु का अलग अलग यदि तार बना हुआ है तो प्रतिरोध अलग अलग होगा। समझ रहे हैं बात को। तो अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, तो घट जाएगी, घटती है। यहां पर अर्धचालक के जगह पर अधातु भी रहता तो क्या होता, घटती है। यदि यहां पर धातु रहता तो क्या होता, तो बढ़ जाती है। तार की लंबाई बढ़ाने पर क्या होता, तो बढ़ जाती है। कंटेंट को समझ रहे हैं। अभी मिस्टेक होगा, नहीं मिस्टेक होगा। अर्धचालक के लिए नेक्स्ट नंबर देखो कि अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक के लिए, अर्धचालक के लिए, अर्धचालक के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। जर्मेनियम अर्धचालक में, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कंप्यूटर का आईसी चिप्स किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का।
और सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग अर्धचालक में किया जाता है। पहला विकल्प अर्धचालक, दूसरा विकल्प जर्मेनियम, तीसरा ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। जनरली हम लोग जानते हैं कि अर्धचालक में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का ऐसे चिप सिलिकॉन का बना होता है। कैप्सूल का ऊपरी आवरण स्टार्च का बना होता है। जीवाणु का ऊपरी आवरण पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। समझ रहे हैं बात को। और कंप्यूटर का आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। अंडे का ऊपरी कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। कृत्रिम दांत का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होती है। कितना जानेंगे। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। जो हम पेंट कर देते हैं दीवार को, जो पपरी निकलता हुआ कैल्शियम कार्बोनेट है। सब इसको जो है आप नोट करते जाइएगा। यह है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। यह क्वेश्चन दरोगा में भी पूछा हुआ है और बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। तो सोडियम सिलिकेट, इसका जो सूत्र होता है SiO2, इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है क्वार्ट्ज में? तो क्वार्ट्ज में पाया जाता है सिलिका। क्वार्ट्ज में क्या पाई जाती है? तो सिलिका। अच्छा, सिलिकॉन कार्बाइड किसको कहते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन जो कार्बाइड होता है एक कार्बोरेंडम को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो कार्बोरेंडम को कहते हैं। कार्बोरेंडम क्या होता है? तो कृत्रिम हीरा होता है। कृत्रिम हीरा, आर्टिफिशियल हीरा कहा जाता है। सिलिका कार्बाइड या कार्बोरेंडम को कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। क्वार्ट्ज में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो सिलिका होती है। सिलिका क्वार्ट्ज में SiO2, इसको दिमाग में रखिएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है खाने के लिए, तो NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। Na+Cl-। तो देखो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। तो ये तो जनरल बात है, ये तो आप जानते हैं। मिस्टेक यहाँ से होना शुरू हो जाएगा, दिमाग में इसको रखो कि सोडियम धनात्मक का क्लोरीन ऋणात्मक। यह आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि धनात्मक और ऋणात्मक के संयोग से इस नमक का निर्माण होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से यह नमक बनता है। यह सोडियम क्लोराइड जो है, यह नमक जो बनता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। सबसे पहले नोट करना, नमक का क्या हो गया? NaCl। यह धनात्मक और ऋणात्मक से बना है। और यह अम्ल है कि क्षार है? तब अम्ल है और क्षार दोनों है। तो प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल? तो प्रबल अम्ल। प्रबल क्षार है कि दुर्बल क्षार? तो प्रबल क्षार। यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है सोडियम क्लोराइड साधारण नमक Na+Cl-। नमक का सूत्र हुआ सोडियम क्लोराइड NaCl। पसीना नमकीन क्यों है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl के कारण पसीना नमकीन होता है। गर्मी के दिनों में काले रंग का कपड़ा सफ़ेद क्यों हो जाता है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl की मौजूदगी के कारण। नमक जो पिघल जाता है, नमक को यदि आप रख देंगे तो नमक पिघल जाएगा। क्यों नमक पिघलेगा? तो मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि नमक जो पिघल जाता है वह मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण नमक पिघल जाता है। यदि आप ज़्यादा नमक खाएंगे तो आपका ब्लड का आयतन बढ़ेगा। जब ब्लड का आयतन बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए ब्लड प्रेशर जिसको बढ़ा हुआ रहता है उसको कम नमक खाने की सलाह दिया जाता है। आ रहा है ये बात समझ में? अब नेक्स्ट नंबर जो है देखते हैं क्या क्वेश्चन जो है पूछता है ऐसे। निम्नलिखित में से, यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए स्टार्च कह रहा है, स्टार्च पाचन क्रिया, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। तो एक बात आप जान जाइए, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ALT। ए हो गया आपको एमाइलेज, ए हो गया आपका लाइपेज। आराम से पढ़ो, धीरे धीरे,
बकर बकर हमरो करने आता है, धर के इतना अनाधुन बकर बकर कर देंगे ना कि सीधा हैंग कर जाएगा। आराम से देखो, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन तो एमाइलेज किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज पाचन करता है। वसा किसका करता है? तो लाइपेज का। ट्रिप्सिन किसका करता है? तो प्रोटीन का। यह दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यानी कि स्टार्च का पाचन करता है। आई बात समझ में? और लाइपेज किसका पाचन करता है? तो वसा का पाचन करता है लाइपेज। और लाइपेज वसा का पाचन करके क्या बना देता है? तो वसीय अम्ल बना देता है। वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, या ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है? तो पेप्टोन में चेंज कर देता है। पेप्टोन में चेंज कर देता है, या पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है, या पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है ट्रिप्सिन। अब पेप्सिन भी प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। तो यह हो गया हमारे एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पाचन करता है। तो स्टार्च को कौन पाचन करता है? तो एमाइलेज। इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है पेप्सिन। लाइपेज क्या करता है? तो वसा को पाचन क्रिया करता है। इंसुलिन के बारे में बताते हैं। अब एक बात बताइए, इसको अभी याद कैसे होगा, ये बात बताओ। तो देखो, वसा, वसा सबसे ज़्यादा कोची में पाया जाता था? घी में। घी लसा लसा होता है ना, तो हो गया लाइपेज। प्रोटीन में ट है ना, ये तीनों में देखो, प्रोटीन में ट है तो ट से हो गया ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन, प्रोटीन ट्रिप्सिन, प्रोटीन ट्रिप्सिन, प्रोटीन ट्रिप्सिन। और वसा लसा लसदार होता है तो लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। लाइपेज वसा का वसीय अम्ल में चेंज कर देता है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन है। यह बीपीएससी यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है। यदि हार्मोन यदि विकल्प में नहीं देगा तो क्या होगा? यह एक प्रोटीन है। इसकी खोज कब किया गया? तो 1921 ईस्वी में। खोज किसने किया था इसकी? तो बेटिंग एवं बेस्ट। बेटिंग एवं बेस्ट ने इसकी खोज किया था इंसुलिन का। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो डायबिटीज बीमारी होती है। डायबिटीज अंग्रेजी वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं मधुमेह बीमारी। तो उल्टा होता है, जब इंसुलिन की कमी होगा तो चीनी की मात्रा बढ़ेगा, जिसको चिनिया बीमारी बोलते हैं। चीनी की मात्रा बढ़ेगा। और जब इंसुलिन की अधिकता होगा तो चीनी की मात्रा घटेगा। तो उस बीमारी को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। आँख के आगे अंधेरा आने लगता है। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि इंसुलिन आखिर निकलता है कहाँ से? तो इंसुलिन हमारे शरीर में एक अग्नाशय, एक ग्लैंड्स होती है, अग्नाशय। मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। तो अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन निकलता है। और अग्नाशय ग्रंथि के किस कोशिका से निकलता है? तो बीटा कोशिका से निकलता है। ये दोनों क्वेश्चन एकदम धराधर पूछते रहता है, ये सब जितना भी बताए से। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है। मुख में किसका पाचन क्रिया शुरू होती है? तो कार्बोहाइड्रेट का। भोजन का पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, लेकिन मुख में किस पोषक तत्व का पाचन क्रिया शुरू होती है? तो कार्बोहाइड्रेट का। अब दे देगा कि प्रोटीन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आमाशय से। अब भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ होती है मुख्य रूप से? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। उसका उदर या विली से होती है। समझ रहे हैं बात को? आमाशय में भोजन लगभग 4 से 6 घंटे तक रहता है। आमाशय का एक ग्रंथि है ऑक्सीटिंग कोशिका। तो ऑक्सीटिंग कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्सर्जन होता है। और पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस का निर्माण होता है। और जठर रस रेनिन और पेप्सिन से मिलकर बना होता है। रेनिन क्या होता है? रेनिन जो होता है से दूध में पाए जाने वाला एंजाइम है। दूध को पाचन भी कौन करता है? तो रेनिन। देखो क्वेश्चन कैसे क्या पूछेगा, यहाँ पर इसको जो है नोट कर लेना, नहीं तो फंस जाएगा। अब आपका क्वेश्चन जो है दे देगा, क्या क्वेश्चन देगा कि क्वेश्चन दे देगा कि दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो रेनिन। दूध को पाचन कौन करता है? देखो कैसे क्वेश्चन चेंज कर दिया। दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो रेनिन। और दूध का पाचन कौन करता है? तो दूध का पाचन भी करता है रेनिन। दूध को पाचन करता है, दूध में पाया जाता है रेनिन। रेनिन क्या है? तो एक एंजाइम है।
लेकिन दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है केसिन। दूध में पाया जाने वाला एंजाइम हो गया रेनिन। दूध का पाचन करने वाला एंजाइम हो गया रेनिन। और दूध से दही बनाने वाला एंजाइम भी हो गया रेनिन। देखो रेनिन से 3 क्वेश्चन है। दूध में पाए जाने वाला एंजाइम रेनिन, दूध का पाचन करने वाला एंजाइम रेनिन, दूध से दही बनाने वाला एंजाइम रेनिन, लेकिन दूध से दही बनाने वाला जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब प्रोटीन का क्या नाम है? तो केसिन। दही ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट में चेंज हो जाता है। जो दही अंतिम में जो दही बन जाता है थक्का, उसको बोलते हैं ठोस प्रोटीन है कैल्शियम पैराकेसिनेट। उसको दही को साइंस में कहा जाता है ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसे। क्वेश्चन आपका है कि हाँ यही तो बता ही रहे थे अब्रिज, या वहीं गया कि दूध को दही में परिवर्तित कौन करता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। दूध को दही में परिवर्तित करता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है ना। यहाँ जो है देखो थोड़ा सा, दूध और दही। अब एक बात बताइए, दूध का आराम से जो है सुनते जाओ। गाय का दूध पीला किसके कारण? तो गाय का दूध पीला कैरोटीन के कारण। भैंस का दूध उजला किसके कारण? तो भैंस का दूध उजला केसिन के कारण। ये 2 बात आप जान गए। और इसी में टमाटर का रंग रेड लाइकोपिन के कारण, चुकंदर का रंग रेड विटामिन के कारण, आदमी का रंग काला मेलानिन के कारण। ये जो बाल काला अधिक है मेलानिन के कारण। जो भैंसिया जो काली होती है मेलानिन की अधिकता के कारण। जो तिल का निर्माण होता है, तिल का निर्माण वह मेलानिन के अधिक जमाव के कारण होता है। तो दूध से दही जो है बनता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो सी। दूध मीठा लगता है किसके कारण? कौन एसिड के कारण? तो लैक्टिक एसिड के कारण दूध मीठा लगता है। और खट्टा भी किसके कारण लगता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण ही। यानी कि गर्मी के दिनों में जो दूध खराब हो जाती है, गर्म नहीं करेंगे तो, लैक्टिक एसिड के कारण। मीठा भी लगता है लैक्टिक एसिड, खट्टा भी लगता है लैक्टिक एसिड, और दही भी मीठा और खट्टा लगता है लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पर सवाल है कि दूध से दही बनता कैसे है? तो कैसे बनता है ऐसे देखो, बहुत ध्यान से समझना कि दूध से दही कैसे बनता है। बोलो राधे राधे। देखो भाई त्याग तो करना पड़ेगा तब रिजल्ट आएगा। दूध से दही कैसे बनता है ऐसे देखो। दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन। दूध में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम रेनिन है। और दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका क्या नाम है? तो केसिन। अब यहाँ जो है देखो, दूध में पाए जाने वाला एंजाइम रेनिन प्रोटीन केसिन को लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के सहायता से, ध्यान से समझिएगा, दूध में पाए जाने वाला एंजाइम रेनिन दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन केसिन को लैक्टोबैसिलस जीवाणु की सहायता से चेंज कर देता है। किसको? केसिन को। केसिन को चेंज करके क्या बना देता है? ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट। इसी को हम लोग जो है बोलते हैं दही। रेनिन एंजाइम लैक्टोबैसिलस जीवाणु की सहायता से प्रोटीन केसिन को चेंज करके बना देता है ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट। इसी को हम लोग बोलते हैं दही। एस्टिक एसिड सेब में, साबुन में, सुगंधित तेल में एस्टिक एसिड को ही बोलते हैं मैलिक एसिड। इसी को बोला जाता है म्यूरेटिक एसिड। इसी को बोला जाता है मैलिक एसिड। सेब जितना भी सबला है, सेब, साबुन, सुगंधित तेल। एक इससे हाईलाइटेड क्वेश्चन दिमाग में रखना, सिरका में एस्टिक एसिड होती है। ब्यूटेरिक एसिड
मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड, मक्खन में, बटर मतलब मक्खन होता है ना, याद रखना, मक्खन में ब्यूटेरिक, साइट्रिक एसिड, संतरा, नींबू जितना भी खट्टा है, लेकिन इमली में टार्टरिक एसिड, समझ गए। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर के सॉस में ऑक्जेलिक एसिड, कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड, ठंडे पेय पदार्थ में कार्बोनिक एसिड, चाय में टेनिन एसिड, मधुमक्खी, चींटी, बिच्छू में फॉर्मिक एसिड या मेथोनोइक एसिड, फिटकिरी में नाइट्रिक एसिड। समझ रहे हैं बात को। अब यहां पर देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो ग्रेफाइट का प्रयोग जो किया जाता है, ग्रेफाइट जो है काला शीशा है, काला शीशा इसको कहा जाता है ग्रेफाइट को। काला शीशा में शीशा का प्रतिशत क्या होता है, तो 0। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत क्या होता है, तो 0, इसलिए कि जर्मन सिल्वर Cu प्लस Zn प्लस निकेल का बना होता है। इसमें कहीं है सिल्वर, इसमें सिल्वर का संकेत होता है Ag, तो Ag कहीं है नहीं, इसका मतलब है कि यह सिर्फ नाम इसका है 0%। काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है पेंसिल में इलेक्ट्रोड बनाने में स्नेहक के रूप में। स्नेहक का मतलब क्या होता है, स्नेह मतलब प्रेम करना, चिकनाहट, स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, मंदक के रूप में ग्रेफाइट का। अब आपको दिमाग में आ रहा है कि मंदक के रूप में तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक बात है, दोनों का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट को बोलते हैं स्विमिंग पूल, अथी भारी जल को बोलते हैं स्विमिंग पूल, और ग्रेफाइट को कहा जाता है परमाणु पाइल। मंदक के रूप में, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें भारी जल को बोलते हैं स्विमिंग पूल और ग्रेफाइट को बोलते हैं परमाणु पाइल कहा जाता है। न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन का अवशोषण नहीं करता है, वैसे चीज को मंदक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। परमाणु रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने किया था, अमेरिका को शिकागो यूनिवर्सिटी के वह प्रोफेसर थे। बात आ रहा है ना समझ में। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है, कैडमियम। इटाई बीमारी किसके कारण होता है, द कैडमियम। आ रहा है ये बात समझ में। ईंधन के रूप में आपका क्वेश्चन दे देगा कि मिनीमाता बीमारी किसके कारण, तो पारा के कारण, इटाई कैडमियम। विल्सन बीमारी तांबा के कारण। नाइट्रेट की अधिकता के कारण क्या होता है, तो बुल्लू बेबी सिंड्रोम रोग नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। परमाणु रिएक्टर जैसे में परमाणु बम, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर है कि नाभिकीय संलयन पर। आपके दिमाग में आ रहा है नाभिकीय विखंडन, सही बात है। अब बताइए नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, मिस्टेक हो गया। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नियंत्रित की अनियंत्रित। ध्यान से समझो, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है लेकिन अनियंत्रित, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर है लेकिन अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। लेकिन ये जो परमाणु रिएक्टर है यह नाभिकीय विखंडन पर ये भी है लेकिन नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। कंटेंट आ रहा है समझ में। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, लेकिन परमाणु रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन लेकिन अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। सूर्य का प्रकाश का जो स्रोत है वह नाभिकीय संलयन, ये तो आप जानते हैं। एक पॉइंट को बहुत जो है खींचते रहेंगे, खिंचाते रहेगा, लेकिन उतना ही भर जानिए। ईंधन, किस ईंधन का उसमें मान सबसे अधिक है, तो हाइड्रोजन, लगभग 1.5 लाख, समझ रहे हैं, 1.5 लाख किलो उसमें मान कैलोरीफिल वैल्यू इसका होता है। गोबर का, गोईठा का होता है लगभग 6000 सबसे कम। तो पढ़िएगा तो पढ़ते ही रहिएगा, मेन पॉइंट को इसको बताते जा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बताइए।
आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी, एनीमिया न देगा तो रक्ताल्पता विकल्प में रहेगा, रक्ताल्पता भी नहीं देगा तो अरक्तता विकल्प में रहेगा, ये भी नहीं देगा तो रक्त क्षीणता विकल्प में रहेगा। और यदि आयरन की जगह पर रहता आपको ब्लड, तब क्या होता? तो यही बीमारी होता है। यदि ब्लड के इसके जगह पे ये रहता, ये दोनों गायब रहता, यदि हीमोग्लोबिन की कमी से, एचबी की कमी से कौन सी बीमारी होता? तो यही बीमारी रहता। समझ रहे हैं ना? आयरन, आयरन को बोलते हैं लोहा, लोहा। तो ये जो लोहा है, ये जो आपका लोहा है, हरा साग सब्जी में सबसे अधिक लोहा पाई जाती है। तो दिमाग में आ गया, हाँ, नहीं नहीं नहीं, हरा साग सब्जी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये है कि सबसे अधिक पाई जाती है मेथी में, सबसे अधिक जो पाई जाती है मेथी में। और सबसे लोहा में सबसे प्रचुर मात्रा में लोहा पाई जाती है हरा साग सब्जी में। समझ रहे हैं बात को? हीमोग्लोबिन में क्या पाई जाती है? तो लोहा। क्लोरोफिल में क्या पाई जाती है? तो मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में क्या पाई जाती है? तो लोहा। लोहा की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। और लोहा की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो सिडरोसिस बीमारी होती है। यह लीवर को जाकर प्रभावित कर देती है। शराब से कौन सी बीमारी होती है? जो व्यक्ति शराब पी लेता है, शराब अधिक पीने से लीवर प्रभावित होती है, लीवर में घाव हो जाता है, उसको बोलते हैं सिरोसिस बीमारी, उसको बोलते हैं सिरोसिस बीमारी। समझ रहे हैं बात को? तो कंटेंट के साथ पढ़िए। अब इतना क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं मिलता होगा, हमेशा जो है यह मिलते चला जाता होगा। मधुमेह आप जान ही गए कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है या डायबिटीज होती है। और बेरी बीमारी आप जान गए कि विटामिन B1 या थायमिन की कमी से होती है। अस्कर्वी विटामिन C की कमी से होती है। विटामिन B1 या थायमिन, चावल को अधिक धो देंगे, विटामिन B1 या थायमिन नष्ट हो जाता है। पॉलिश किया हुआ चावल से विटामिन B1 या थायमिन नष्ट हो जाता है। मूंगफली में विटामिन B1 जो है पाई जाती है, थायमिन पाई जाती है। समझ रहे हैं बात को? अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, ये क्वेश्चन है, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? यह क्वेश्चन दरोगा में पूछा हुआ है। इसी के साथ एक दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक कौन होता है? सबसे अधिक विद्युत धनात्मक कौन होता है? ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये वाला पूछा हुआ है क्वेश्चन आपको वन ऑफिसर में दरोगा में पूछा हुआ है, और यह दरोगा सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ है। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन दोनों का आंसर एक ही है, सीजीएम। बात को समझ रहे हैं? और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक ऋणात्मक यहाँ रहता है तो फ्लोरीन हो जाता, फ्लोरीन हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक सीजीएम, और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक कहीं कहीं दे देगा आपको फ्रांसियम। यदि सीजीएम विकल्प में नहीं देगा तो फ्रांसियम, तो फ्रांसियम दे देगा, तो मुंह ऊपर बाम मत देना, फ्रांसियम लगा देना। समझ रहे हैं बात को? और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? तो फ्लोरीन। सीजीएम सौर ऊर्जा के प्लेट पर किसका लेप चढ़ा रहता है? तो सीजीएम का लेप चढ़ा हुआ रहता है, सीजीएम का, जो प्रकाश ऊर्जा को संग्रह करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। समझ रहे हैं बात को? बताइए, सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे भारी ओस्मियम, प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तो यूरेनियम। समझ रहे हैं ना? प्रकृति में सर्वाधिक भारी कौन है? तो यूरेनियम। लिथियम सबसे हल्का है, इसलिए इसको मोबाइल की बैटरी में प्रयोग में लाया जाता है, लिथियम का। समझ रहे हैं? और बेवकूफों का सोना आयरन पाइराइट, झूठा सोना आयरन पाइराइट्स, भविष्य की धातु टाइटेनियम, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, धातुओं का राजा गोल्ड, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड। समझ रहे हैं ना? अब नेक्स्ट नंबर जो देखिए, ये फिटकिरी किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ होती है?
जैसे में देखो ये जल है, जल में फिटकरी को आप डाल दिए, फिटकरी को आप डाल दिए, जिसको कहा जाता है पोटास एलम, जिसको कहा जाता है पोटास एलम। पोटेशियम, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कहा जाता है। K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 3 24 H2O, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटास एलम कहा जाता है। जब जल में आप फिटकरी को डालेंगे तो इसमें जो गंदा होता है उसका आकार बढ़ जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है। अब आकार बढ़ेगा तो वह जाके नीचे बैठ जाएगा, गंदगी जो है जाकर नीचे बैठ जाता है। इसी को बोलते हैं स्कंदन, कोगुलेशन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, कोगुलेशन स्कंदन को कहा जाता है। तो स्कंदन मतलब क्या होता है? एकत्रित होकर बैठना, एकत्रित होकर बैठना स्कंदन का मतलब होता है। तो वही जब जल में हम फिटकरी को डालते हैं तो उसका जो गंदगी जो है वह बड़े बड़े कणों में बदल जाता है। अब बड़ा जब कण होकर नीचे बैठ जाता है तो पानी साफ हो जाता है। इसको व्यापारिक नाम है पोटास एलम, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। K2SO4 इंटू Al2SO4 3 इंटू 24 H2O। इसको आप फार्मूला को माइंड में जो है रख लीजिएगा, पूछते रहता है आपको। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। यहाँ पर यह क्वेश्चन कह रहा है कि कौन प्रोटोजोआ से है बीमारी। तो प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारी है मप्पा सोपेका, मप्पा सोपेका प्रोटोजोआ से यह बीमारी होती है। मलेरिया, म से मलेरिया, पा से पायरिया, सो से सोने की बीमारी, पे से पेचिस, पे से पेचिस, का से कालाजार, कालाजार। क्या कह रहा है? इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो वायरस से। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जिसका नाम है ABC वायरस। हैजा किससे होता है? तो जीवाणु से। हैजा के अंत में ज है, दिमाग में रख लेना, जीवाणु। हैजा को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलरा, हैजा को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलरा। तो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होती है, कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से जो है हैजा बीमारी होती है, प्रदूषित जल पीने से। हैजा और टाइफाइड होती है। टाइफाइड जो है टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से होती है, टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से टाइफाइड होती है। टाइफाइड को कहा जाता है आंत की बुखार, आंत की बुखार कहा जाता है टाइफाइड को। हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है डेंगू को। टाइफाइड के उपचार के लिए बिडाल टेस्ट, एड्स के उपचार के लिए एलिसा टेस्ट, और टीबी को परीक्षण के लिए देखो एलिसा और बिडाल तो आप जानते हो, लेकिन मंटू परीक्षण बताओ, मंटू परीक्षण। बिडाल परीक्षण तो हो गया एड्स, सॉरी टाइफाइड, एलिसा हो गया एड्स। मंटू परीक्षण, मंटू परीक्षण होता है टीबी, टीबी के लिए। और यह जो कालाजार है किससे हुआ, किससे सब होने वाले बीमारी है? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में बोलते हैं परजीवी। यह दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। इस शब्द का प्रयोग किया था गोल्डफस, गोल्डफस ने। मप्पा सोपेका इतना प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। मलेरिया, पास से पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होती है, प्लाज्मोडियम से जो है मलेरिया होती है। प्लाज्मोडियम की श्रेणी में कौन है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो है प्लाज्मोडियम की श्रेणी में आता है। मच्छर से 3 मच्छर का नाम याद रखना, एगो मादा एनोफिलीज, एगो क्यूलेक्स, एगो टाइगर। तो मादा एनोफिलीज से हो गया मलेरिया, और क्यूलेक्स से हो गया फाइलेरिया, और ईडीज मच्छर से हो गया डेंगू। और ईडीज मच्छर विकल्प में नहीं देगा तो ईडीज मच्छर को ही बोलते हैं टाइगर मच्छर। आई बात समझ में? अब मक्खी में 2 मक्खी के नाम याद रखना, एगो सीसी मक्खी के कारण सोने की बीमारी, सीसी मक्खी के कारण सोने की बीमारी, और बालू मक्खी सैंड फ्लाई होता है कालाजार। सैंड फ्लाई जो होता है से कालाजार बीमारी होती है, कालाजार होती है। कालाजार बीमारी जो होती है से सैंड फ्लाई होती है। और कालाजार बीमारी सैंड फ्लाई, पेचिस, पेचिस जो होती है परटूसिस नामक, परटूसिस,
पेचिस। हिम हिस्टोलिटिका 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 के कारण पेचिस बीमारी होती है, दिमाग में रखिएगा। इसको कैसे याद रखिएगा, पेचिस को बोलते हैं अनपच। हिस्टोलिटिका लिट्टी 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 अधिक खा लीजिएगा तो पेचिस बीमारी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, यह आपका है कांस। कांस पदक किसका मिश्रण होता है, कांस पदक किसका मिश्रण होता है। यह जो कांस होता है, यह देखिए कांसा 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 सीयू कॉपर और एसन। प्रश्न में आंसर छिपा हुआ है, सीयू प्लस एसन, सीयू प्लस जेडन, कॉपर और जस्ता, तांबा और जस्ता, पित्तल। पित्तल किसका मिश्रण होता है, तो सीयू प्लस जेडन, दिमाग में रखिएगा। आ कांसा हो गया सीयू प्लस एसन, आ गन मेटल हो गया सीयू प्लस जेडन प्लस एसन। अब स्टेनलेस स्टील हो गया निकेल लोहा निकेल क्रोमियम। आ किस में जंग नहीं लगता है, तो स्टेनलेस स्टील में। क्यों लगता है नहीं जंग, तो क्रोमियम की उपस्थिति के कारण। क्रोमियम कितना परसेंट होता है स्टेनलेस स्टील में, तो 18% होता है। धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है धब्बा रहित स्टील बनाने में। जो बता रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं, विशेष अजूरा तजरी नहीं। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ जो है देखो, यहाँ पर है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र यानी कि निकटतम बिंदु कितनी होनी चाहिए। हम लोग हर कोई जानते हैं 25 सेंटीमीटर, कोई नया बात नहीं है। लेकिन अधिकतम पूछ देगा तो अ से अधिकतम, तो अ से अनंत, अ से अधिकतम तो अ से अनंत, अ से अनंत। उत्तल लेंस का धनात्मक होती है, उत्तल लेंस धनात्मक, और अवतल लेंस क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। इसको आप दिमाग में रखिएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन लेंस, अवतल। तो कोई कि हम लोग के निकट बुलाने के लिए रहता है ना, बोलते हैं आओ आओ आओ, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल, और दूरी के लिए उत्तल। जरा दृष्टि दोष के लिए उत्तल और अवतल दोनों, यानी कि दोनों द्विफोक्सी लेंस, दो फोकस वाला हो गया तो द्विफोक्सी लेंस हो गया। उभयावतल बोल दीजिए। अब बिंदुकता एक बीमारी होती है आंख से संबंधित, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ सामने ही दिखाई पड़ता है, समानांतर दिखाई नहीं पड़ता है, समझ गए ना। आंख में बीमारी होती है रतौंधी, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण, कहूँ कि ये तो जानबे कराइए। रतौंधी को क्या बोलता है, निक्टोलोपिया। यदि रतौंधी को न विकल्प में देगा तो निक्टोलोपिया। रतौंधी जब होती है तो आंख का कौन सा भाग प्रभावित होती है, तो छर, छर प्रभावित हुई, छर। आंख का भाग छर क्या कार्य करता है, अंधकार और प्रकाश को देखने के लिए प्रयोग में लाता है। रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में लाल और हरा दिखाई नहीं पड़ता है। ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, डिप्लोपिया, जीरोपैथेलमिया आंख से संबंधित बीमारी है। डिप्लोपिया क्या होता है, आंख में पैरालिसिस मार देता है। जीरोपैथेलमिया क्या होता है, आंख का आंतरिक भाग सूख जाता है, आंसू ही नहीं निकलता है, ओकरे कहल जाता है कि तोरा दीदा में लाज ना है। अब यहाँ जो है देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए, आंख चलेंगे तो चलता ही रहेंगे। तांबे की वस्तु को अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की, दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो कॉपर है, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाती है, कॉपर कार्बोनेट बनाती है, और यह कॉपर कार्बोनेट हरा रंग के लिए उत्तरदायी होती है। तो कॉपर कार्बोनेट जो है हरा रंग के लिए उत्तरदायी होती है, कॉपर कार्बोनेट जो है हरा रंग के लिए उत्तरदायी होती है। पॉइंट को समझिएगा। लकड़ी को कीड़ा से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड, चूहे का पॉइजन हो गया जिंक फास्फाइड। सफेद पेंट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिंक ऑक्साइड, या उसी को बोलते हैं जस्ते का फूल, ZNO। समझ रहे हैं बात को। ये तांबा वाला हो गया। सेव को आप काट कर कुछ क्षण के लिए छोड़ दीजिएगा तो भूरा रंग पर चढ़ जाता है। सेव में आयरन पाया जाता है और वायुमंडल में होता है ऑक्सीजन। तो आयरन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके बनाता है आयरन ऑक्साइड बनाता है। बात को समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का, यानी कि एब्सिक हार्मोन जो है, यह
प्रतिरोध का काम करता है, वृद्धि को यह रोकता है। एबिसिक हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन 1880 में डार्विन ने खोज किया था। खरपतवार जो है नष्ट हो जाता है इसी के कारण। खरपतवार से दिमाग में बात आ गया, समुद्र के खरपतवार में क्या पाई जाती है? तो आयोडीन। आयोडीन का निर्माण किससे होते थे? शैवाल से। शैवालों में कौन शैवाल? तो भूरा शैवाल। उसका नाम क्या है? तो लेमिनेरिया। अगार अगार नामक पदार्थ का निर्माण किससे होती है? तो रेड शैवाल से। रेड शैवाल से। तो ऑक्सीजन जो है खरपतवार को नष्ट कर देता है। जो पेड़ पौधा सा जो लीफ अपने आप में टूट कर गिरता है तो खरपतवार को नष्ट कर देता है। साइटोकाइनिन क्या करता है कि तने में वृद्धि करता है। तने में वृद्धि करता है साइटोकाइनिन। जिबरेलिन्स क्या है? तो जिबरेलिन्स जो है जो अंकुरित होता है, अंकुरित चना और गेहूं, उसमें जिबरेलिन्स नामक हार्मोन पाई जाती है। अगला जिबरेलिन्स क्या है? तो फूल बनने में मदद कौन करता है? फूल बनने में मदद कौन हार्मोन करता है? तो जिबरेलिन्स। लेकिन फूल खिलाने वाला हार्मोन किसको कहते हैं? तो फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरिजोन्स को कहते हैं। फ्लोरिजोन्स को। फूल बनने में मदद करता है जिबरेलिन्स, लेकिन फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है फ्लोरिजेंस को। फूल का रंग पीला किसके कारण होता है? तो फूल का रंग पीला होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण। एंथ्रोसाइनिन के कारण फूल का रंग जो होता है से पीला होता है। फूल का रंग को कौन उड़ा देता है? तो फूल का रंग को उड़ा देता है क्लोरीन। क्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है। जल को साफ करने के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग में लाया जाता है। पेड़ पौधे में कुल कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं? तो 5 प्रकार के। एक हार्मोन कौन हार्मोन है या पांचों में जो गैसीय रूप में होता है? तो एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। बात को समझें, यानी कि पेड़ पौधे में जो आम पकता है वह एथिलीन के कारण पकता है। यह एक गैसीय रूप में पाया जाता है। एथिलीन की खोज 1962 में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने एथिलीन की खोज किया था। अब एथिलीन जो है पेड़ पौधे में पाए जाने वाला एक हार्मोन ऐसा है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। जब आंधी तूफान चलता है तो पेड़ पौधे से ह की आवाज आता है, सुने हैं ना? क्यों? दिमाग में आ रहा होगा कि उसका ब्रांच आपस में टकराता होगा इसलिए। नहीं 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 नहीं, उसका ब्रांच आपस में नहीं टकराता है। जब उस पर वायु का प्रेशर पड़ता है तो एथिलीन नामक हार्मोन का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण ह निकलता है। चलो अब व्यक्ति को में न लटकल रहो। अब देखिए पेलाग्रा बीमारी किसके कारण होता है? तो यहाँ पर जो है देखिए विटामिन की खोज फंक ने किया। विटामिन से कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलता है। विटामिन को रक्षात्मक तत्व कहा जाता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। ए डी ई के वसा में घुलनशील है। अब विटामिन बी और सी जब जल में है तो यूरिन के माध्यम से कौन सा विटामिन निकलता है? तो विटामिन बी और सी निकलता है। समझ रहे हैं बात को? और जितने भी ए डी ए के है सब जो है संग्रहित रहता है हमारे लीवर में, लेकिन विटामिन ए सबसे अधिक ज़्यादा हमारे लीवर में संग्रहित रहता है। अब मछली के तेल में विटामिन ए, मछली के लीवर तेल में विटामिन डी, लेकिन हम लोगों के लीवर में विटामिन ए मुख्य रूप से संग्रहित तो रहता है। जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन है सब संग्रहित रहता है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ विटामिन बी के विषय में है तो विटामिन B1, B2, B3, B4 गायब हो जाएगा, B5, B6, B7, B8 गायब हो जाएगा, B9 और B12। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन। B2 का क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। B3 का क्या हो जाएगा? नियासिन या निकोटीन एसिड, पैंथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का बायोटिन या इसी को बोलते हैं विटामिन H, और B9 का फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। B12 का साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का है। तो विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट पाई जाती है। बच्चा के चॉकलेट में कौन विटामिन? तो बच्चा के चॉकलेट में विटामिन B12। वर्षा के जल में विटामिन B12। विटामिन B12 का रंग कैसा होता है? तो गुलाबी होता है। गुलाबी होता है। विटामिन B1 या थायमिन बेरी बेरी बीमारी होती है। बेरी बेरी बीमारी होती है। चावल को अधिक धोने पर या पॉलिश किया हुआ चावल से कौन विटामिन नष्ट होता है? तो विटामिन B1। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। B3 का है, इसी के कारण जो है पेलाग्रा बीमारी जो है इसी के कारण होता है। पैंथेनिक एसिड। विटामिन B5 के कारण बाल पकता है।
अब विटामिन B7 के कारण बाल झड़ता है। प से पकना तो विटामिन B5 और झरना तो विटामिन B7 के कारण जो है बाल जो है झड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा, विटामिन B3 का क्या हो गया, नियासिन। तो नियासिन कहाँ है, तो ये हो गया नियासिन। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल। लेकिन विटामिन डी को दो भाग में है, D2 और D3। तो D2 का रासायनिक नाम होता है अर्गे कैल्सीफेरॉल और D3 का रासायनिक नाम होता है कैलो कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है अर्गे कैल्सीफेरॉल। बात को समझ रहे हैं ना, शुरू रहेंगे तो शुरू रहेंगे, लेकिन उतना ही भर जितना भर जरूरत है, न तो गड़बड़ा जाएगा। अब यहां देखो डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम, तो लाइगेज एंजाइम का कार्य करता है। दिमाग में रखिए, डिऑक्सी नाइक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की खोज 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने किया था, जानते हैं। 1962 में उसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। और आरएनए, डीएनए, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को भी कहा जाता है। और डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट कौन करता है, तो यूरेसिल। न देखें यूरेसिल, यानी कि डीएनए में थायमिन पाया जाता है, अब आरएनए में थायमिन की जगह पर क्या पाया जाता है, तो यूरेसिल। यही अंतर स्पष्ट करता है। यानी कि ATGC, यानी कि A बराबर T और G-ट्रिपल-C, यानी कि A से हो गया एडेनिन, T से हो गया थायमिन और G से हो गया गुआनिन और C से हो गया साइटोनिन। यानी कि यही थायमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, बाकी सब सेम रहता है। यानी कि एडेनिन और थायमिन द्विबंधन के द्वारा जोड़ा रहता है, गुआनिन और साइटोनिन त्रिबंधन के द्वारा जोड़ा रहता है। तो इसको आप इसी तरह से याद कीजिएगा कि डीएनए में क्या पाई जाती है, तो चार पाई जा ATGC, A बराबर T, G-ट्रिपल-C, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोनिन। यही थायमिन सब पाया जाता है आरएनए में भी, लेकिन थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए, लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है। तो आप जानते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर। सबसे बड़ी बहिस्रावी भी, यदि सबसे बड़ी बहिस्रावी पूछेगा तो लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन पूछेगा, तो लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन हो जाएगा फिर, थायराइड। और एक प्रश्न यहाँ पर यह है, एक सवाल यहाँ पर यह है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो अग्नाशय, वजन लगभग 100 ग्राम। और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि लीवर, सबसे भारी अंग लीवर। और मानव शरीर का सबसे आंतरिक बड़ा अंग भी लीवर। और मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग हो जाएगा स्किन, यानी कि त्वचा। तो ये जो अपना अग्नाशय है, इसको अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहा जाता है। और यही इसी का भाग है लैंगरहैंस द्वीप का। यानी कि अल्फा, बीटा और गामा। बीटा से ही इंसुलिन का उत्सर्जन होता है, जैसे कि हम पहले बता चुके। और यही अग्नाशय जो है का ही भाग है लैंगरहैंस। पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी अंग्रेजी वर्ड है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो पीयूष ग्रंथि। इसी को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। सुपर मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, तो हाइपोथैलेमस को। पीयूष ग्रंथि का वजन होता है 0.6 ग्राम। कहाँ स्थित होता है, तो यहाँ स्थित होता है। इसी से एक हार्मोन का उत्सर्जन होता है जिसका नाम है वृद्धि हार्मोन। यह क्वेश्चन में अटकना मत, वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन क्या हो गया, तो STH हार्मोन के वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिस व्यक्ति के शरीर में STH हार्मोन की कमी होती है, लंबाई में कमी होती है, अधिकता होती है, तो लंबाई में जो है वृद्धि होती है STH हार्मोन की कमी के कारण। और थायराइड ग्रंथि हो गया, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया। लरो या उरो हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्रंथि। आपातकालीन हार्मोन निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से, जिसको एड्रिनल हार्मोन कहा जाता है। कितना जानिएगा, जानते रहिए ना। विद्युत शक्ति का इकाई है, विद्युत शक्ति तो क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कार्य का CGS मात्रक क्या हो जाएगा,
अर्ग हो जाएगा, यानी कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग हो जाएगा। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या होगा, देखो इसको नोट कर लेना, शक्ति और विद्युत शक्ति, शक्ति और विद्युत शक्ति ये दोनों का मात्रक होता है वाट। प्रश्न देगा कि उद्योग में शक्ति का मात्रक क्या है। यह क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में शायद पूछा हुआ है। उद्योग में शक्ति का मात्रक क्या है, तो उद्योग में अश्व शक्ति, यानी कि जो मशीन की जो पावर मापा जाता है वह अश्व शक्ति में, एक अश्व शक्ति एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर बराबर। नेक्स्ट नंबर देखिए, सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व है, तो सभी अम्लों में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन लिख के लिखते चले जाना, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन, आवारा तत्व हाइड्रोजन, समझ गए बात को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व हाइड्रोजन, लेकिन सेकेंड स्थान पर हीलियम। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या परमाणु भार दोनों लगभग बराबर होता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन, कितने समस्थानिक है, तो 3, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कौन समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय कहलाता है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज कौन किया, तो कैवेंडिश। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या प्राप्त होती है, तो जल, तो जल का खोज भी कौन किया, तो कैवेंडिश। बात को समझ रहे हैं। जब सोडियम जब जल से भी क्रिया करता है तो कौन गैस का उत्सर्जन होता है, तो हाइड्रोजन का। जब अम्ल एसिड जब धातु से भी क्रिया करता है तो कौन गैस का उत्सर्जन होता है, तो हाइड्रोजन का। अम्लों में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन हो गया, तो हाइड्रोजन। सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या किसका होता है, तो हाइड्रोजन का। सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या कौन होता है, तो फ्रांसियम का। क्वेश्चन छूट जाएगा जी। वायुयान में हाइड्रोजन गैस का चक्का में प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, हीलियम का किया जाता है, हाइड्रोजन का नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। वायुमंडल में हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, तो 0.005%, समझ रहे हैं ना। और क्लोरीन के बारे में आप जान गए पहले। नाइट्रोजन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, सेकेंड स्थान पर ऑक्सीजन, तीसरा स्थान पर आर्गन 0.93, चौथा स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड 0.0। अब यहाँ पर जो है पॉइंट को जो समझिएगा कि नाइट्रोजन का खोज कौन किया, तो रदरफोर्ड। सबसे भारी गैस नाइट्रोजन, चिप्स में नाइट्रोजन, गाड़ी के टायर में नाइट्रोजन, गैस या स्टोव जलने पर नीला लो नाइट्रोजन। समझ रहे हैं बात को, कितना जानिएगा, जानते रहो ना जी। प्रकाशिक तंतु किस नियम पर आधारित है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है। जितना भी चमकने वाला रहेगा दिमाग में रखते जाना, बालू का चमकना, जल का चमकना, मृग मरीचिका की घटना, कांच का चमकना, कांच में दरार का चमकना, प्रकाशिक तंतु या एंडोस्कोपी, यही दो को तो अलग से याद रखना है, प्रकाशिक तंतु या एंडोस्कोपी। यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, जितना भी चमकना वाला रह जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक देखो अपवर्तन भी दे दिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। समझ रहे हैं बात को। सूर्य भगवान का अस्त होने के बाद भी कुछ क्षण तक दिखाई पड़ना, बड़ा दिखाई पड़ना अपवर्तन के कारण। जल से भरी हुई बाल्टी में छड़ी को डालेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना, अपवर्तन, परावर्तन नहीं, अपवर्तन। सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, अपवर्तन। मछली कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, अपवर्तन। कहाँ हैं, अब यहाँ पर देखो, ये ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है, तो ब्लड प्रेशर रक्तदाब, ब्लड प्रेशर ब्लड का प्रेशर होता है। मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर कितना ब्लड प्रेशर होता है, तो 120/80। 120 को क्या कहते हैं, एमएम में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पर यह सवाल है कि इसको क्या बोलते हैं, तो सिस्टोलिक, इसको क्या बोलते हैं, तो डायोस्टोलिक। सिस्टोलिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो परंकुंचन। डायोस्टोलिक को क्या बोलते हैं, तो अनुशीथलन। अनुशीथलन तो यही है। देखो ऊपर का को बोलते हैं सिस्टोलिक, इसको बोलते हैं डायोस्टोलिक। देखो सिस्टोलिक
बाई डायोस्टोलिक, ए आंसर हो जाएगा। ए समन हम गर्दा उड़ा दिए हम पहले हैं। जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं? तो हाइपरटेंशन। घटा हुआ ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं? तो घटा हुआ ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपोटेंशन। समझ रहे हैं बात को? ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर, हृदय की धड़कन मापने वाले यंत्र को स्टेथोस्कोप, हृदय की गति मापने वाले यंत्र को ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईईजी से क्या जब मस्तिष्क में कोई विकृति उत्पन्न होती है तो ईईजी से मापी जाती है। हृदय का धड़कन जब एक बार हृदय का धड़कन धड़कता कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। यह पूछा हुआ है, बिहार पुलिस से संबंधित कोई एग्जाम हुआ था उसमें यह जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझ रहे हैं बात को? जब एक बार धड़कन धड़कता है तो कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। 70 मिलीलीटर रक्त पंप करती है जब एक बार धड़कन धड़कता है तो। समझ रहे हैं बात को? ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त कहा जाता है। बाएं तरफ शुद्ध रक्त, दाएं तरफ अशुद्ध रक्त होती है। बहुत सारे पॉइंट है, खाली सुनते जाओ। यहाँ जो है देखो, दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि, अभी तो हमने बोला कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, अब अग्नाशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्ताशय, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का जो निर्माण होता है वह होता है, पित्त का निर्माण होता है लीवर में। लेकिन पित्त का जमाव कहाँ होता है? तो पित्त का जमाव होता है पित्ताशय में। पित्ताशय में पित्त का रंग हरा किसके कारण होता है? तो पित्त का जो रंग हरा होता है यह बिलिरुबिन के कारण होता है। पित्त का रंग हरा। पित्त में कौन एंजाइम पाया जाता है? तो पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त की प्रकृति क्या होती है? तो क्षारीय होती है, 7.6 लगभग होती है। पॉइंट को समझ रहे हैं ना? लीवर के बारे में बता चुके हैं, अमाशय के बारे में बता चुके हैं, पित्ताशय हो गया, अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, सब हो गया। अब यहाँ पर जो देखो, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा होती है। जब मुक्त रूप से गिरे तो स्थिर होगा। इसमें क्या दिमाग लगाना है? ये भी क्वेश्चन दरोगा का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ रहे हैं बात को ना? यदि निर्वात में गिराया जाए, दो बात को नोट कर लेना, यदि निर्वात में गिराया जाए दो वस्तु को, भारी हो या अधिक हो तो एक साथ गिरेगा। यदि निर्वात नहीं हो, वायुमंडल में गिराया जाए तो भारी वस्तु पहले गिरेगा। और यदि वायुमंडल नहीं हो, निर्वात हो, तो दोनों हल्का वस्तु रहे चाहे भारी वस्तु रहे, दोनों एक साथ गिरेगा निर्वात में। और वायुमंडल में भारी वस्तु पहले गिरेगा। अब मुक्त रूप से जब गिरेगा तो वह स्थिर रहेगा। उसका गतिज ऊर्जा बढ़ते चला जाएगा, स्थितिज ऊर्जा स्थिर रहेगा। बताओ तो, चाबी भरी हुई घड़ी में स्थितिज ऊर्जा, गद्दा में स्थितिज ऊर्जा आ रहा है ना दिमाग में? अब बताओ, जब बालक दौड़ रहा है कहाँ? पृथ्वी पर, तो कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। लेकिन जब छत पर दौड़ रहा है तो गतिज और स्थितिज दोनों हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में ना? छत पर दौड़ता है तो ना हम लोग रुक, ऐसा ना कि गिर जाए, ऐसा ना कि गिर जाए, तो थोड़ा सा रुक भी गए, थोड़ा सा दौड़ भी गए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बोलिए राधे राधे। हम भी बहुत परेशान हो गए बोलते बोलते। इसको नोट बनाइएगा, रिजल्ट सबको नहीं आता है, जो त्याग करता है। अब सोचिएगा कि इतना देर हम नोट बनाइए, इतना देर लिखी आए, अरे 2-4 बार सुन जाएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। सब याद करने की थोड़ी ज़रूरत है, सब तो पढ़ ही होंगे आप। ये टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज वही लगाता है जिसको पढ़ा हुआ रहता है, तो सब तो पढ़ ही होगा। कुछ तो अंतर जरूर महसूस हो रहा होगा, उसको जरूर आप नोट बना लेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। इसी तरह से बिहार दरोगा के लिए यह साइंस का टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं, यह टेस्ट सीरीज 1 है। इसी तरह से हम टेस्ट सीरीज आपको देते जाएंगे। 25 क्वेश्चन का साइंस का आपका रहेगा, और इसी से रिलेटेड हम साइंस का वीडियो भी बना चुके हैं। वो वीडियो को आप देखिएगा, ये बनाने में आसानी हो जाएगा। एक बार और बोलिए राधे राधे। तब तक नोट्स बनाते रहिए और करते रहिए तैयारी। मिलते हैं, बोलो एक बार और राधे राधे।